बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार किसान भाई बहनों। मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों बातें करते हैं, जानकारियां लेते हैं, नए नए उपकरण और तकनीक के बारे में जानते हैं। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वैज्ञानिक और तकनीकी खेती अपनाकर आलू के उत्पादन को बढ़ाएं। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभुकों का किया जाएगा चयन और झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं पंत अनुपमा। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में वैज्ञानिक और तकनीकी खेती अपनाकर आलू के उत्पादन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। उक्त बातें विगत दिनों आलू प्रदर्शनी और बायर सेलर मीट के दौरान कृषि वैज्ञानिकों ने कही। उनका मानना है कि मौजूदा सब्जी उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही खराब होने वाले उत्पादों का संरक्षण करना भी जरूरी है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत चतरा जिले के लाभुकों को बकरा, सूकर, ब्रॉयलर, कुक्कुट पालन और बैकयार्ड लेयर के अलावे बत्तख चूजा वितरण किया जाना है। लाभुकों का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में ऐसे परिवार जो पशुपालन की गतिविधि से जुड़े हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। किसान भाई, यदि आप मटर और मसूर की खेती कर रहे हैं तो उन फसलों को फलछेदक समूह के कीड़ों से बचाना जरूरी है। यह फलियों को खाकर नुकसान पहुंचाता है, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है और कीमतें कम मिलती हैं। किसान भाई, मटर और मसूर फसल में फलछेदक कीटों के नियंत्रण के लिए स्पाइनोसाइड 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इससे इन कीटों से बचाव हो जाता है। मटर और मसूर में खास करके सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा है फल छेदक समूह का कीड़ा है, और ये जो कि फलियों को खा करके नुकसान पहुंचाता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई स्पाइनोसाइड नाम की दवा आती है, उसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी में मिला करके उसको छिड़काव करें, तब इस कीट से बचाव हो जाता है। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती से अधिकाधिक उत्पादन के लिए 80 से 90 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पंत अनुपमा, स्वर्णप्रिया, अर्का कोमल और स्ट्रिंगलेस लगाएं। झाड़ीदार फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त है। अम्लीय मिट्टी में 1 महीना पहले चूने का भुरकाव करें। बीज बुआई के समय गोबर खाद 200 क्विंटल, नेत्रजन 40 किलोग्राम, स्फूर 80 किलोग्राम, पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर खेत में मिलाएं। साथ ही कतार बनाकर सीधी बुआई करें और प्रति सप्ताह सिंचाई करते रहें। किसान भाई, खेतों में बीज और खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है गोभी फसल में हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के बारे में। गोभी फसल में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठक कीट के रोकथाम के लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। 7-7 दिन के अंतराल पर ऐसा 3 से 4 बार कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, हम बातें करने जा रहे हैं फलों की राजा आम और रसदार लीची की। तो जो किसान भाई बहन आम और लीची लगाए हुए हैं उनके लिए है खास जानकारी। तो आइए जानते हैं आम और लीची की सिंचाई प्रबंधन एवं उसके देखभाल के बारे में। फीचर के माध्यम से विस्तार से जानिए। झारखंड में फलदार फसलों की खेती में सबसे अधिक आम और लीची का उत्पादन होता है। आम और लीची में पुष्पन और फलन का समय लगभग समान होता है। इन दोनों फलदार फसलों के बेहतर पुष्पन और फलन में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पौधे अपने जड़ के द्वारा मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को जल के जरिए ग्रहण करते हैं। फल के रस एवं गूदे की गुणवत्ता को बनाने में पानी, पोषक तत्व और पौधों की वानस्पतिक विशेषता का योगदान होता है। इसलिए आम और लीची में सिंचाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। किसान भाइयों, आम और लीची जो हमारे है प्रदेश की वो प्रमुख फल फसलें हैं। बहुत ही अधिक मात्रा में अगर फलों की खेती की बात करते हैं तो उसमें से आम और लीची जो है वो प्रमुख फसल है। तो अभी जो हमारा समय चल रहा है वो मंजर आने का समय चल रहा है। तो पहले तो हम इसमें थोड़ा सा ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि सिंचाई करने से पहले सिंचाई कब कब ना करें ये ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सही तरीके से सिंचाई जल का प्रयोग करना, क्योंकि यह झारखंड की बात करते हैं तो सिंचाई जो जल है उसकी कमी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्यापक तौर पे देखी जाती है। तो अगर हम आम की बात करते हैं तो इसमें जो है जो हमारा नवंबर से जनवरी तक का जो समय होता है, जिसमें हमारा जो पुष्पन होता है, पुष्पन से पहले का समय होता है, इस समय हमें क्या होता है कि जो सिंचाई जल होता है उसे रोक देना चाहिए। अन्यथा हमारा क्या होता है कि ये जो समय हमारा होता है कि इसमें अगर हम सिंचाई जल का प्रयोग करते हैं तो इस समय जो हमारी वानस्पतिक वृद्धि है वो फिर से होने की संभावना बढ़ जाती है। और जबकि ये हमारा जो ऐसा समय होता है जिसमें मतलब फ्लावर बड या फ्लावर बड डिफरेंशिएशन का समय होता है, तो इसमें जो हमारी कलिकाएं होती हैं जिससे वानस्पतिक वृद्धि होगी और जिनसे हमारा फूलों का विकास होगा, उसके विभाजन का समय होता है। तो इस समय किसी भी दशा में हमें सिंचाई नहीं करनी चाहिए। सिंचाई का हमें प्रारंभ कब करना चाहिए? जब हमारा फ्लावर यानी कि पुष्पन प्रारंभ हो जाए, उसके बाद से लेकर जो हमारा फलों की तुड़ाई तक का समय होता है, इस समय हमें सिंचाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर हम आम की बात करते हैं तो नियमित अंतराल पे 10 से 15 दिन के अंतराल पे हमें सिंचाई करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो पुष्पन है एवं जो फलन का समय है, उन फलों के विकास का जो समय होता है, इसमें फरवरी के बाद तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है, इसलिए मिट्टी में बहुत जल्द नमी की कमी होने लगती है। गर्मी के मौसम में छोटे और बड़े दोनों आयु वर्ग के पौधे को पर्याप्त सिंचाई की जरूरत होती है। सिंचाई की कमी से नए पौधों के बढ़वाड़ में कोई बाधा न हो, इसलिए पिछले वर्ष जुलाई अगस्त में लगाए गए आम के नए पौधों की नियमित सिंचाई करते रहें। जबकि आम के वयस्क पौधों के जड़ के फैलाव क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सिंचाई क्षेत्र तय करें। जड़ अपनी शिराओं से पानी ग्रहण करता है, इसलिए आम के पेड़ को केंद्र मानकर उसकी छलक क्षेत्र में वृत्ताकार नाली बनाकर पानी दें। पानी की कमी होने से इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर देखा जाए जो कुल जल मांग होती है आम के पौधे की, तो उसका 80% तक हमारा इन्हीं अवस्थाओं में आवश्यकता होती है। तो इसलिए इस समय हमें पानी का प्रयोग, इसमें जल का प्रयोग करना चाहिए। पानी जो मृदा है उसकी नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ थोड़ा सा हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि जो हमारे नए पौधे हैं जिनको हमने पिछले जुलाई और अगस्त महीने में लगाया हुआ है, तो उसमें भी अभी क्या होता है कि मौसम हमारा इसमें पानी की कमी होने लगती है इस समय, तो इस पे भी हम विशेष ध्यान दें। इसके लिए नियमित अंतराल पे हमारे जो नए बागों की स्थापना की गई है, तो उसमें साप्ताहिक अंतराल पे या मृदा नमी के अनुसार उसकी नियमित अंतराल पे सिंचाई करते रहें, जिससे पौधों की जड़ों का सही तरीके से विकास हो सके। किसान भाइयों, थोड़ा सा हम इसमें सिंचाई की जब हम बात करते हैं तो चूँकि जो उसमें जो जड़ें होती हैं, जो जहाँ से अवशोषण पानी का और पोषक तत्वों का होता है, वो पौधे के जो जड़ क्षेत्र होता है उसके सिरों पे स्थित होती हैं। तो हमेशा उसमें थाला जो नाली जैसा उनके पौधों के किनारों पे बना के और तभी सिंचाई करें। जो हमारे वयस्क पौधे हैं, जो बड़े पौधे हैं, उसमें जो हमारा बाहर का जितना भी उसका कैनोपी का छत्रक का क्षेत्र है, उसमें किनारे की तरफ, उसमें जहाँ तक दोपहर में उसकी छाया जाती है, उस स्थान पे नाली बना के और तभी सिंचाई करें। ये हमारी सबसे सर्वोत्तम विधि होती है और इससे पानी की भी बचत होती है। झारखंड पठारी प्रदेश है। हाल के दशकों में तेजी से वन क्षेत्र में कमी आई है। आबादी बढ़ी है, रिहायशी इलाके बढ़े हैं और
बेतहाशा भूगर्भ जल दोहन हुआ है। इस वजह से गर्मी शुरू होती ही पानी की किल्लत भी शुरू हो जाती है। लेकिन हम मनुष्यों की तरह पौधों को भी पानी की कमी का कारण नहीं चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें फल, छाया और पानी देते हैं। इसलिए आम, लीची सहित तमाम फसलें और पेड़ पौधों को पानी उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। किसान भाइयों, आज के समय जो जल संरक्षण की जो विधि है वो हमारी एक बहुत ही अच्छी विधि है, ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप सिंचाई पद्धति में हमारे किसान भाइयों, उसमें हमारे टपक सिंचाई पद्धति भी इसे हम कहते हैं, और इसमें बूंद बूंद करके जड़ क्षेत्र में हमें सिंचाई दी जाती है। तो इसमें हमें क्या होता है कि जो पौधे की हमारी वृद्धि की अवस्था है, यानी पौधे की आयु के अनुसार ही हमें इसमें जल जो सिंचाई है उसकी निर्धारण करना होता है। अगर हमारा 2 वर्ष तक का पौधा है तो कम से कम 2 से 5 लीटर प्रतिदिन हमें पानी की आवश्यकता होती है प्रति पौधे की दर से। अगर वही हमारा 5 से 10 साल का पौधा है तो 20 से 25 लीटर प्रति पौधे की दर से हमें आवश्यकता होती है। और अगर हमारा इससे ऊपर का पौधा है तो इसमें उसी अनुसार अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पानी की आवश्यकता हमारी जो है पौधे की वृद्धि एवं उसके आकार पर भी निर्भर करती है। जैसे हमारी कम वृद्धि वाली चाहे आम्रपाली और मल्लिका जो किस्में हैं, इसमें हमें कम मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, और जो वयस्क या बड़ी किस्में हैं उनमें अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। लीची फसल में फूल लगने से लेकर फल की तुड़ाई होने तक अनुशंसित अंतराल पर नियमित सिंचाई करते रहें। इस अवधि में मिट्टी में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, वरना फल फटने की समस्या होती है। लीची के फलों में गूदा भरने की अवस्था से लेकर फल पकने तक मिट्टी में नमी बनाए रखें। आम के समान ही लीची के वृक्ष छाया क्षेत्र के वृत्ताकार परिधि में मेड़ बनाकर सिंचाई करें। कि अगर पौधे की हम बात करते हैं तो इसमें हमारा जो पुष्पन से लेकर जो फलन तक का जो समय होता है, फलों के विकास और तुड़ाई तक का समय होता है, उसमें पूरे फसल इस समय के दौरान हमें जो पानी की जो मांग है उसको बनाए रखना होता है। मृदा में नमी बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अन्य फलों की तुलना में लीची के फलों में हमने जैसा कि देखा है कि फलों के फटने की या क्रैकिंग की समस्या बहुत ज़्यादा अधिक देखी जाती है। तो इसमें इस समस्या के समाधान के स्वरूप हमको जो है मृदा नमी को हमेशा बनाए रखना होता है। जब हमारा फलों का विकास शुरू हो जाता है, यानी फल के जो गूदे का विकास होता है वो अप्रैल माह में हमारा लीची में शुरू हो जाता है, तो इस समय से लेकर फलों की तुड़ाई तक, यानी कि जो हमारा मई का समय होता है तीसरे हफ्ते का, तो वो जो समय होता है तो उसमें हमें फलों के सिंचाई पे विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमित अंतराल पे सिंचाई करते रहें। और जब हमारा फलों की तुड़ाई का जो समय होता है, यानी कि जो अंतिम फलों की तुड़ाई से मतलब मई के तीसरे सप्ताह से जो पहले 6 सप्ताह पहले तक हमें इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें क्रैकिंग की समस्या ना होने पाए। किसान भाइयों, लीची के टिकोले लगने पर जरूर सिंचाई करें। लीची के फल जब बढ़वार की अवस्था में हो और नमी कम हो जाए तो फल के छिलके कड़े होकर फटने लगते हैं। लीची के फल फटे नहीं, इसलिए तुड़ाई की अवस्था तक सिंचाई करें। जबकि आम का फल पककर तुड़ाई की अवस्था में आने लगे तो 2 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें। अगर आप उसमें नियमित अंतराल पे सिंचाई नहीं करते हैं तो जो हमारे फलों का विकास होता है वो नहीं हो पाता ठीक से। विशेष रूप से लीची में अगर हम बात करते हैं तो जो उसका छिलका होता है उसकी कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल नहीं रह पाती हैं और उसमें फिर जो है फटने की संभावना देखी जाती है। परंतु थोड़ा सा किसान भाइयों, जब हम आम में विशेष रूप से कम 10 से 15 दिन पहले हमें जो सिंचाई होती है तुड़ाई से पहले वो रोक देनी चाहिए। अन्यथा क्या होता है कि उसमें जो वानस्पतिक ग्रोथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है और हमारी फलों की गुणवत्ता पे भी असर पड़ता है। अब हम बातें करने जा रहे हैं दलहनी फसलों के समेकित पोषक तत्व के बारे में। तो आइए इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताते हैं फीचर के माध्यम से। किसान भाइयों, दलहनी फसलें प्रोटीन सहित अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। ये इनकी वानस्पतिक और प्राकृतिक जनित विशेषता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग ने इस खूबी को कमजोर किया है। मिट्टी में जीवांश की कमी आई है और पोषक तत्वों का संतुलन बिगड़ गया है। इस असंतुलन में संतुलित करने के उद्देश्य से कृषि वैज्ञानिक दलहनी फसलों की खेती में समेकित पोषक तत्वों के प्रबंधन पर जोर दे रहे हैं, जो नितांत आवश्यक है। अब जिज्ञासा बढ़ती है कि समेकित पोषक तत्व प्रबंधन है क्या। दरअसल जब किसी फसल की खेती में एक ही मौसम में एक से अधिक विभिन्न श्रेणी के उर्वरकों का उपयोग समन्वित रूप से करने की व्यवस्था करते हैं तो उसे समेकित पोषक तत्वों का प्रबंधन कहा जाता है। किसी भी फसल को पोषक तत्व का सप्लाई जब करवाते हैं उसमें एक से ज़्यादा
तरह के खादों का व्यवहार करते हैं। जैसे समेकित पोषक तत्व प्रबंधन का एक उदाहरण हो सकता है कि हमको जीवाणु खाद, यदि दलहन फसल चना को ले लिया जाए तो उसमें नाइट्रोजन के लिए हम राइजोबियम जीवाणु खाद का व्यवहार करेंगे। साथ में हम पोटास, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में पोटास का हम डालेंगे, कुछ हम कंपोस्ट डालेंगे। तो एक से ज़्यादा तरह के खाद जिनसे कि ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पौधे को होती है, जैसे जीवाणु खाद, जैविक खाद और रासायनिक खाद, इन तीनों का जो प्रबंधन के साथ किसी फसल को टारगेट करके जब पोषक तत्व प्रबंधन उपलब्ध कराया जाता है, इसी को समेकित पोषक तत्व प्रबंधन कहते हैं। समेकित पोषक तत्वों के प्रबंधन में जीवाणु खाद, जैविक खाद, रासायनिक खाद, कंपोस्ट, केंचुआ खाद, हरित खाद, नाडेप कंपोस्ट सभी का उपयोग आवश्यकता अनुसार होता है। हालांकि चर्चा दलहनी फसलों के संदर्भ में की जा रही है, लेकिन दलहन के अलावे धान, गेहूं या सब्जी फसलों में समेकित पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहते हैं तो उन फसलों के लिए जरूरी उर्वरकों का चुनाव किया जाना चाहिए। रासायनिक खाद एक उसका एक पार्ट हो सकता है। इसी तरह फिर हमारा जीवाणु खाद हो सकता है। इसी तरह हमारा कंपोस्ट हो सकता है, बर्मी कंपोस्ट हो सकता है, नादेप कंपोस्ट हो सकता है, हरित खाद भी इसका एक पार्ट हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन सी फसल है। मान लीजिए हम कोई ले रहे हैं धान जैसी फसल, मान लीजिए आज के समय में हमारे प्रदेश में धान का बहुत ज़्यादा एरिया है, उत्पादन होता है, तो धान की फसल लेते हैं। तो वहाँ पोषक तत्व प्रबंधन यदि करना होगा तो हमको नाइट्रोजन देना होगा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रासायनिक खादों के द्वारा, या फिर उसका 50% भाग हम रासायनिक खादों से दें, दूसरा 50% भाग की पूर्ति हम एस्टोबैक्टर से कर लें। फास्फोरस में कुछ मात्रा रासायनिक खादों की कम करके, डीएपी की मात्रा कम करके कुछ हम पीएसबी से दे दें, फिर पोटास दे दें, कुछ मात्रा उसका कम करके हम कंपोस्ट से पूर्ति कर सकते हैं। इसी तरह दलहन में है तो दलहन वर्गीय फसल में राइजोबियम जीवाणुकार का व्यवहार होता है। तो वो निर्भर करता है कौन से फसल का व्यवहार हम करते हैं। फसल के चुनाव के अनुसार हम समेकित पोषक तत्व प्रबंधन का निर्णय लेते हैं। दलहनी फसलों में समेकित पोषक प्रबंधन के तहत नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए जीवाणु खाद राइजोबियम कल्चर दें। इससे यूरिया की बचत होगी, उपज अच्छी होगी और मिट्टी अगले फसलों के लिए उपजाऊ बनी रहेगी। दलहन फसल में जैसे दलहन जो होता है लेगुमिनस क्रॉप होता है, उसमें एक जीवाणु खाद होता है राइजोबियम जीवाणु खाद। तो राइजोबियम जीवाणु खाद जो होता है उससे ये एक सहजीवी जीवाणु खाद है, दलहन के साथ सहजीवी है। तो आप देखेंगे कि राइजोबियम जीवाणु खाद का यदि व्यवहार हम दलहन फसल में करते हैं तो वो जो जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु है, वो दलहन के जड़ में के अंदर जाके गांठ का निर्माण करता है। तो गांठ के निर्माण करता है तो उस गांठ में ही राइजोबियम जीवाणु होते हैं। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमको हमारे वातावरण में 75% नत्रजन की मात्रा पाई जाती है। तो जिस दलहन की जड़ आप किसान भाई देखेंगे तो बहुत सारे गांठ होते हैं। जिस दलहन के जड़ में गांठों की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसमें राइजोबियम जीवाणु खाद उतनी मात्रा ज़्यादा है। तो राइजोबियम जब ज़्यादा रहेंगे तो नत्रजन में जो हमारा नाइट्रोजन है, 75% नत्रजन है हमारे वातावरण में, उस नाइट्रोजन को, एलिमेंटल नाइट्रोजन को उपलब्ध नत्रजन में वो बदल के वो पौधे को उपलब्ध कराता है। रासायनिक खाद फास्फोरस कम कर दे, इसके स्थान पर पीएसबी जीवाणु खाद दे। इसके अलावा अनुशंसित मात्रा में कंपोस्ट खाद, केंचुआ खाद या नाडेप कंपोस्ट का भी व्यवहार कर सकते हैं। जब समेकित पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं किसी फसल में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जीवाणु खाद का, वो उसका किसान भाई को सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो कहाँ से लेते हैं। तो हमारे प्रदेश में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय विभिन्न तरह के जीवाणु खाद का उत्पादन करता है, तो वहाँ से लें, या और बहुत सारी लोग संस्थाएं प्रोवाइड करती हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि एक्सपायरी डेट वो भी देखना चाहिए कि कब का बना हुआ है। जीवाणु खाद का व्यवहार करते समय एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि पैकेट फटे नहीं होने चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान दें। और ख़ासकर जब हम इसका व्यवहार करते हैं तो व्यवहार करते समय भी बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखते हैं। राज्य के जो किसान मृदा जांच कराए बिना फसल लगा चुके हैं और उनको मिट्टी में मौजूद मुख्य पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या अधिकता की जानकारी नहीं है, तब भी आप पौधों पर उभरे बीमारी के लक्षण देखकर जान सकते हैं कि किस पोषक तत्वों की कमी से हुआ है। जरूर, ये काफ़ी अच्छा है। कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको कि हम फसल को देख के भी पता लगा सकते हैं कि इस
पोषक तत्व की कमी है। जैसे एक उदाहरण बहुत अच्छा, हम खासकर झारखंड के केस में जो ऊपरी ज़मीन है उसमें बोरान की बहुत डिफिशियंसी पाई जाती है, बहुत कमी पाई जाती है। उसका सबसे पिकुलियर सिम्टम्स होता है कि गोभी पे, फूल गोभी जो है, फूल गोभी पे आप देखेंगे उसके तने के नीचे हल्की सी सड़न आती है। वो एक है, यदि सड़न है तो वो बोरान की कमी है, या फल जो है वो भूरा रंग का दिखने लगता है, तभी आपके ये पता चल जाएगा कि इसमें बोरान की डिफिशियंसी है। तो बोरान की डिफिशियंसी कमी है तो हम बोरेस करते हैं। इसी तरह हम जो नाइट्रोजन की कमी देखें तो जो पौधा का नीचे की पत्ती यदि पीली होने लगती है, मतलब पुरानी पत्ती पीली होती है, आना शुरू हो जाती है, तो वो नाइट्रोजन की कमी का सिम्टम्स है। और ये पत्ती यदि ऊपर से पत्ती पीली होती है, नई पत्ती पीली होती है, तो किसान भाई देख के बता सकते हैं कि सल्फर की कमी है। इसी तरह हमको और भी पोषक तत्वों के जैसे पोटास की एक कमी देखनी है, तो पोटास के लिए जब पत्ता साइड से किनारे से जलने जैसा हल्का हल्का भूरा होगा फिर जलने जैसा होता है, तो वो पोटास की कमी है। इसी तरह हमको फास्फोरस की कमी है, बहुत सारे चीज़ों की, जिंक की कमी है। आजकल धान में खासकर जो निचली ज़मीन वहाँ जिंक की डिफिशियंसी अब धीरे धीरे उभर के आ रही है, तो उसमें पत्ते पे छोटे छोटे पान का खैर की तरह छोटा छोटा सिम्टम्स आता है, जिसको खैरा बीमारी कहते हैं, तो जिंक की डिफिशियंसी उससे ज्ञात करें। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि फसल को देख के भी पता लगाया जा सकता है इस पोषक तत्व की कमी है। किसान भाइयों, समेकित पोषक तत्वों में नाडेप कंपोस्ट आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। दरअसल नाडेप एक विधि है जिसमें ईंट और गारे से हौजनुमा संरचना तैयार की जाती है। इसकी दीवारें जालीदार होती है। खाद तैयार करने के लिए कृषि अपशिष्ट, गोबर, मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। हम छोटी छोटी जानकारियों से अपनी फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं और इसे कीटाणुओं से बचा सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें आपके साथ यूं ही करेंगे, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले हर बार की तरह आपको याद दिला दूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक और ट्विटर पर। साथ ही साथ कृषि दर्शन को कभी भी कहीं भी देख सकते हैं अपने मोबाइल पे, जी हाँ, यूट्यूब पर। अब फटाफट निकालिए कॉपी और कलम, क्योंकि आपको हमारा पता भी तो लिखना है। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी कृषि दर्शन टीम को विदा दीजिए, ताकि अगले अंक में नई जानकारी के साथ हम यूं ही आपसे बातें करें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।